नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर करण गुलेरिया अब राहुल के घर में आते हैं और वो यहाँ पर इन्हीं सभी दुश्मनों को मार गिराते हैं। जब वो इन्हें यहाँ पर मार कर गिराते हैं तो अब वो यहाँ पर सीधे ही जहाँ पर कभी नालिशा वहाँ पर शेर के पास थी वो इधर जाते हैं। तो अब तक वहाँ पर राहुल भी आ जाता है और वो अब करण गुलेरिया से कहता है आप यहाँ पर कैसे। तो अब करण गुलेरिया अब उन्हें कहता है तुम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। राहुल एक पल के लिए तो करण गुलेरिया को मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी डेली यूज की जरूरतों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़का था। इधर आलिशा भी ये समझ चुकी थी। तो करण गुलेरिया वो उसे ऑफर कर देते हैं कि वो रेखा मूर्ति के पैलेस में रहने पर वो उस कमरे का रेंट दे सकता है। उसकी ये बात सोचकर एक पल के लिए तो अब राहुल सोचने लग जाता है, क्योंकि उसने रेखा मूर्ति के पैलेस में कमरे देखे थे। उनका साइज बहुत ही बड़ा था, वो कितने लग्जरियस थे वो राहुल अच्छी तरह से जानता था। जब वो यहाँ पर उनके रूम के सारे रेंट को कैलकुलेट करता है तो अब तो उसकी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो जाती है। इधर राहुल को देखकर अब करण गुलेरिया फिर से राहुल की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ राहुल, क्या अभी भी तुम्हें मेरा ये ऑफर मंजूर नहीं है? देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। और बात यहाँ पर सिर्फ रानी साहिबा की नहीं है। रानी साहिबा को तो मैं यहाँ से ले ही जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी भी देखो, क्योंकि वो लोग जब यहाँ पर आए हैं तो हो ना हो दोबारा यहाँ पर तुम्हारे घर पर फिर से अटैक हो सकता है। और एक मिनट के लिए चलो मैं मान गया कि तुम्हें अपना आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन राहुल मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी धीरज भी यहाँ पर तुम्हारे साथ रह रहा है ना। जब करण गुलेरिया ने यहाँ पर धीरज का नाम लिया तो वह राहुल अब ऊपर की तरफ देखने लग जाता है जहाँ पर धीरज उस कमरे में लेटा हुआ था। धीरज का नाम लेते ही अब एकदम से ही राहुल को बड़ी ही घबराहट हो जाती है, क्योंकि ये सब तो उसने सोचा ही नहीं। इधर जब राहुल धीरज के कमरे की तरफ देख रहा था तो अब करण गुलेरिया समझ जाते हैं कि शायद राहुल उसकी बातों से कन्विंस हो रहा है और वो अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं देखो राहुल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हें समझता भी हूँ कि जब तुम्हें मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से ही कुछ नहीं चाहिए तो शायद तुम मेरे इस ऑफर को भी नहीं मान रहे हो। और बिलीव करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इवन आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि सच में तुम्हारी जैसी जनरेशन में भी इतनी अच्छी सोच है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं जो कह रहा हूँ तुम सबके भले के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि अगर एक तरफ से देखा जाए तो इतने दिनों से यहाँ पर आलिशा तुम्हारे साथ रह रही थी और तुमने बड़ी ही अच्छी तरह से आलिशा को यहाँ पर रखा है। वो मैं समझ सकता हूँ कि जितना तुम अफोर्ड कर सकते थे उस तरह से तो तुमने उससे भी अच्छा रखा है। लेकिन अभी प्लीज ज्यादा समय वेस्ट मत करो और अभी के अभी यहाँ से चलो। और चलो धीरज को भी तो देखो ना, अरे उसकी क्या कंडीशन है। और ये भी मत भूलो राहुल कि धीरज का मनाली में क्या हाल हुआ था, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना। और जो दुश्मन यहाँ पर जिन्होंने अभी अटैक किया था, अभी तो हमें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं चला है कि वे कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किसने उन्हें भेजा है। अभी के लिए तो बस उन्हें यहाँ से मार कर भगा दिया गया है, लेकिन आगे क्या राहुल, हम कोई किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं ले सकते। अब यहाँ पर करण गुलेरिया की इन बातों को सुनकर अभी राहुल कुछ नहीं कहता तो बालिशा यहाँ पर कहती है छोड़िए ना करण अंकल, ये इस तरह से समझ ही नहीं सकता, इसीलिए तो मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है। इधर जैसे ही आलिशा ने ये गुस्से में आकर राहुल की तरफ देखते हुए कहा तो राहुल भी यहाँ पर अपनी आंखों को फाड़ कर अब बस आलिशा को ही देख रहा था। और इधर आलिशा की इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर राहुल आलिशा को कुछ नहीं कहता तो भी यहाँ पर करण गुलेरिया को कहता है
ठीक है अंकल, अगर अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन मैं भी अब अपने कुछ पॉइंट खोल देता हूँ, क्योंकि देखो मैं रेखा मूर्ति के पैलेस में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मैं वहाँ पर फ्री में तो नहीं रहूँगा, लेकिन मैं उनके उस एक कमरे का किराया बस उतना ही दे सकता हूँ जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि देखो मुझे ऐतराज इस तरह का नहीं है कि मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता। इवन सच कहूँ तो वो उनकी एक लग्जरियस लाइफ है, और वो कमरे भी कितने लग्जरी हैं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं इतना ज़्यादा रेंट जो उसे कमरे के हिसाब से मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने खर्चों को सीमित रखना है। अब राहुल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड यू, लेकिन तुम इसके बारे में चिंता मत करो। देखो, तुम उसके हिसाब से जितना रेंट दे सकते हो तुम बस उतना ही देना, हमें किसी भी तरह का कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा। इवन वो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर तुम ना भी दो तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसकी इस बात को सुनकर राहुल कहता है, वो तो मुझे पता है, लेकिन अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए मैं ये सब जरूर करूँगा, इसलिए जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैं उतना ही करूँगा। और ये कहते हुए यहाँ पर राहुल कहता है, ठीक है, आप तब तक यहाँ पर हॉल में वेट कीजिए। और जैसे वो ये कहता है तो वो यहाँ पर हॉल की हालत देखता है, तो हॉल की हालत तो सच में बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पर सारा सामान तहस नहस हो चुका था, और वहाँ पर अभी तक वो आदमी गिरे हुए थे। तो इसलिए राहुल कहता है, नहीं, आप तब तक ऊपर धीरज के साथ बैठकर वेट कीजिए, तब तक मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। और ये कहते हुए ही यहाँ पर राहुल आलिशा की तरफ भी कहता है, रानी साहिबा, आप अपना सामान पैक करेंगी या वो भी मुझे ही करना है? राहुल की ये बात सुनकर अब आलिशा कहती है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सामान खुद पैक कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही आलिशा और राहुल दोनों ही अभी अपने कमरे में अपने सामान को पैक करने के लिए चले जाते हैं। तो इधर अब यहाँ पर करण गुलेरिया भी धीरज के कमरे की तरफ बढ़ जाता है, ताकि तब तक वो यहाँ पर पैक करे, तब तक वो धीरज का सामान जो यहाँ पर थोड़ा बहुत उसकी दवाइयाँ वगैरह थी उन्हें वो पैक कर ले। एक तरफ जहाँ पर करण गुलेरिया इन तीनों को ही यहाँ से रेखा मूर्ति के पैलेस की तरफ लेकर जा रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ मनाली में भी अभी भी सिचुएशन खराब थी। इधर रोहित अब यहाँ पर फैसला करता है कि वो यहाँ पर अब इसे मिस्टीरियस मैन के साथ फाइट करेगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब अगर वो लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वो शायद मनाली को तो छोड़ो, वो यहाँ पर पूरे के पूरे देश को भी नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए रोहित के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, उसने फाइनली अपना मन बना लिया था। इसलिए ये सब सोचकर अब यहाँ पर रोहित अपनी टीम से कहता है, सो गाइस बी रेडी, अब हमें ये फाइट शुरू कर देनी चाहिए। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम अब उन्हें थम्स अप का इशारा करती है। तो उधर जब रोहित ने ये कहा तो अभी यहाँ पर नेत्रा की वो ट्रेंड टीम भी तब तक उधर ही पहुंच जाती है, क्योंकि नेत्रा ने भी यहाँ पर अपनी एक आर्मी को यहाँ पर भेज दिया था ताकि वो इन लोगों को बिल्कुल भी आगे ना बढ़ने दे। इधर कुछ आदमियों की इस आवाज को सुनकर अब यहाँ पर रोहित अलर्ट हो जाता है, और साथ के साथ वो अब अपने आदमियों को भी कहता है कि शायद कोई हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, इसलिए तुम सभी भी अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लो। और हाँ देखो, मैं एक बार फिर से वार्न कर रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा हम इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अपनी जान को खुद ही बचाना होगा। अगर 15 मिनट से ज़्यादा एक भी सेकंड हुआ तो वो हमारे लिए बहुत ही डेंजर हो सकता है। रोहित की इस बात को सुनकर वहाँ पर सभी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं, और जहाँ से उन्हें ये आवाज़ें आ रही थी जब वो उधर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारे लोग उन्हीं की तरफ धाड़ मारते हुए ही भाग रहे थे, मानो वो उन्हें यहाँ पर अपने एक बार में ही खत्म कर दे। तो उन्हें देखकर अब रोहित कहता है, सो आप सभी जाओ और इन सब के साथ फाइट करो, और मेरी बात का ध्यान रखना, और इधर तब तक मैं इस मिस्टीरियस मैन के साथ फाइट करता हूँ। और ये कहते हुए ही रोहित अब यहाँ पर उस 6 फीट के इंसान के साथ अब फाइट करने लग जाता है। तो इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के ये लोग अब यहाँ पर नेत्रा की भेजी हुई इस आर्मी के साथ फाइट करने लग जाते हैं।
रोहित जब यहाँ पर इस आदमी के साथ फाइट कर रहा था तभी रोहित को एहसास होता है कि वो जिस आदमी के साथ फाइट कर रहा है वो तो सच में बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि रोहित जब भी उसके ऊपर कोई भी वार कर रहा है तो वो उसे बीच में ही रोक ले रहा है। रोहित को जब इससे फाइट कर रहा था तो तभी उसे आभास होता है कि ये सच में उतना ही शक्तिशाली है जितना कि वो शक्तिशाली गैंडा था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में रोहित जब उस बैंक में गया था और वहाँ पे रोहित ने जब शक्तिशाली गैंडे के साथ फाइट की थी तो एक समय ऐसा आया था कि रोहित और अनिका दोनों ही मिलकर शक्तिशाली गैंडे के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उस समय अनिका का वहाँ से निकलना जरूरी था, इसलिए रोहित शक्तिशाली गैंडे के साथ वहीं पर ही फंस गया था। तो इधर उसे अब भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। रोहित को अभी तक इसकी कमजोरी के बारे में पता तो नहीं चला था, लेकिन उसके पावर का उसने उसके साथ फाइट करके अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि जब रोहित और ये आदमी दोनों ही फाइट कर रहे थे तो इनकी फाइट यहाँ पर काफ़ी इंटेंसिव होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टफ फाइट दे रहे थे, जहाँ रोहित उसके हर एक अटैक से खुद को बचा रहा था, तो जब रोहित भी उसके ऊपर कोई भी अटैक कर रहा था तो वो भी सेम ऐसे ही अपने आप को बचा रहा था। वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे, लेकिन अभी अचानक से यहाँ पर अब रोहित को रियलाइज होता है कि वो जिस आदमी के साथ यहाँ पर फाइट कर रहा है अब वो उसकी जो पॉइजनस गैस जो वो भी यहाँ पर इस जंगल में छोड़ रहा था, तभी उसका ध्यान उस गैस की तरफ जाता है। जब रोहित देखता है कि वो जितना इस आदमी के साथ फाइट कर रहा है सच में ये गैस तो उससे भी ज्यादा और भी दोगुनी ताकत से अब यहाँ पर इस जंगल में फैल रही है, तो इसे देखकर अब यहाँ पर रोहित समझ जाता है कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है इस आदमी के साथ फाइट करना, क्योंकि अगर वो यहाँ पर इसके साथ ऐसे ही फाइट करता रहेगा तो ऐसे तो ये गैस और भी जल्दी से सब जगह फैल जाएगी, जो कि फिर बाकी लोगों के लिए सांस लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तक जितने आदमी बचे हैं इससे उनकी भी जान को खतरा हो जाएगा। और जहां पर रोहित ने अभी यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया था कि उसे अभी के अभी इस आदमी से फाइट करनी बंद करनी चाहिए, तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के मेंबर भी जो कि अभी यहाँ पर अनित्रा की टीम के साथ लड़ रहे थे, वो भी यहाँ पर अपनी भरपूर कोशिश कर रहे थे कि वो नेत्रा की आर्मी के साथ अपना 100% दें। वो भी बस इस आर्मी को मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आर्मी भी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड थी तो यहाँ पर दोनों ही टीम को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अचानक से यहाँ पर वो सब जानते थे कि उन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों तरफ की ही फाइट से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। ना तो नेत्रा की ये टीम के लोग ही हार मानने के लिए तैयार थे और ना ही यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन इन्हें जो कुछ भी करना था इन्हें यहाँ पर 15 मिनट में ही करना था। और अगर समय देखा जाए तो यहाँ पर अब धीरे धीरे अब इनका समय खत्म होता जा रहा था। और आखिरकार हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा था और कुछ ही समय में ये 15 मिनट कुछ इतनी जल्दी निकल जाते हैं जैसे बस अभी इस फाइट को चलता हुआ कुछ सेकंड ही हुए हो। और यहाँ पर अब एक फाइनली वो टाइम आ जाता है जब ये लोग अपनी इम्यूनिटी को खो देते हैं। इधर रोहित को जब इस चीज का आभास हुआ कि यहाँ पर उन्हें ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, बस कुछ ही सेकंड बचे हैं 15 मिनट होने में, तो अब यहाँ पर अब वो सोचता है कि उसे अब अपने आदमियों को रोक देना चाहिए। वो रोहित यहाँ पर अपनी टीम की वीकनेस को अच्छी तरह से जानता था कि अगर 15 मिनट से ज़्यादा उन्होंने इसके साथ फाइट की तो यहाँ पर उन सब की जान के ऊपर आ जाएगी। वो समझ चुका था कि अब इनकी इम्यूनिटी जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली है, इसलिए अब रोहित यहाँ पर अब अपनी फाइट को एक पल के लिए रोक कर सीधा ही अब उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है इमीडिएटली अभी के अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि रोहित के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। और जैसे ही रोहित ने ये सब कहा तो ये सुनते ही वो सभी अब एक पल तो रोहित की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह से पता था कि यही उनके लिए सही है कि अभी उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन भूमिका जो कि अभी यहाँ पर बिल्कुल भी हार मानने वाली नहीं थी, भूमिका का बस चलता तो वो यहाँ पर अकेले ही इन सबको अपनी फाइट या अपनी गन से ही भून डालती। लेकिन सच तो ये है कि भूमिका की अभी इम्यूनिटी खत्म होती जा रही थी, इसलिए
इसलिए भूमिका ने यहाँ पर एक पल के लिए मना किया, नहीं नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और वो यहाँ पर अब अपनी स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम को कहती है, आप सब लोग वहाँ पर उसके में जाइए, लेकिन मैं अपनी फाइट को कंटिन्यू रखूंगी। इधर जैसे ही ये बात अब रोहित के कानों में गई तो रोहित को एक पल के लिए भूमिका के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। रोहित ने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भूमिका ऐसे समय में भी कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर सकती है। हालांकि भूमिका एक अच्छी ऑफिसर थी, उसे अच्छी तरह से पता है कि वो भूमिका अपने काम को लेकर कितनी डेडिकेटेड थी, लेकिन अभी उसे उसकी इस बात को सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो वो खुद ही भूमिका का हाथ पकड़कर उसे उसके मुंह में लेकर जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भूमिका ने ये कहा तो रोहित का भी कुछ बस नहीं चल रहा था। वो बस अब अपनी आंखों से ही भूमिका को ही देख रहा था। इधर भूमिका की नजर अब इधर जैसे ही रोहित के ऊपर गई तो रोहित की आंखों में अब अपने लिए गुस्सा देखकर अब भूमिका के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। और वो भी अब समझ जाती है कि इससे पहले कि रोहित उसे कुछ भी कहे, उसे भी अब यहाँ से अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ वहाँ पर चले जाना चाहिए। वहां जाने से पहले अब भूमिका एक बार फिर से पीछे मुड़कर रोहित की तरफ देखती है, क्योंकि जब वो आगे की तरफ बढ़ रही थी तो उसे फिर भी रोहित की चिंता हो रही थी, क्योंकि रोहित ने यहाँ पर उसकी और पूरी टीम को तो वहां पर उसके में अंदर जाने के लिए बोल दिया था। लेकिन रोहित अभी भी उस शक्तिशाली आदमी के सामने, उस मिस्टीरियस मैन के सामने खड़ा था। हालांकि भूमिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि जो जंपसूट यहाँ पर इन लोगों ने पहना हुआ था सेम वही रोहित ने भी पहना था। तो जब यहाँ पर उनके जंपसूट की टाइमिंग 15 मिनट की है तो रोहित के जंपसूट की भी टाइमिंग 15 मिनट की ही थी। लेकिन रोहित ने फिर भी इन सबको तो वहां से जाने के लिए कह दिया। लेकिन रोहित अभी भी फिर वहां पर क्यों खड़ा हुआ है? भूमिका को ये सब कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर रोहित की तरफ देखती है। इधर जब भूमिका रोहित की तरफ देखती है तो रोहित भी भूमिका की आंखों में देखकर समझ जाता है कि भूमिका को रोहित की चिंता हो रही थी, क्योंकि रोहित उसका भाई है। और पहले भी ना जाने ऐसे कितनी बार हो चुका था कि रोहित को चोटें वगैरह आई थी। तो इस बार भूमिका जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो इस समय अपने भाई का साथ देना चाहती थी, वो इस समय उसके साथ खड़े होकर यहाँ से लड़ना चाहती थी, लेकिन मजबूरन अभी उसे जाना पड़ रहा था। इधर भूमिका की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर अब यहाँ पर रोहित बस इशारों से ही भूमिका को वहां से जाने के लिए कहता है, और मानो वो इशारों में कह रहा था कि डोंट वरी भूमिका, तुम बस आगे चली जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। इधर रोहित की आंखों में ये सब देखकर अब भूमिका के चेहरे पर बस एक हल्की सी स्माइल थी, लेकिन साथ के साथ उसके चेहरे पर एक नर्वसनेस भी थी। भूमिका को रोहित को किसी भी तरह से हानि होने का डर था। भूमिका नहीं चाहती थी कि इस मिशन में यहाँ पर कुछ भी रोहित के साथ अब की बार हो, बट वो फिर भी आगे की तरफ बढ़ गई थी। और इधर अब यहाँ पर भूमिका भी अब अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ अब यहाँ पर उस केव के अंदर चली जाती है। जैसे ही ये सभी यहाँ पर इस केव के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर उस केव के अंदर जाते समय उन्हें बस यहाँ से एक पत्थर को हटाना पड़ा था, और ये केव उनके लिए इतनी सुरक्षित थी कि यहाँ पर इस पत्थर को लगाने के बाद ये पूरा एयर टाइट हो जानी थी, जिससे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जहरीली गैस इस केव के अंदर नहीं आ सकती थी। और यहाँ पर आने के बाद ये सब सुरक्षित थे। जैसे ही भूमिका और यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास की पूरी टीम इस केव में आती है तो वो यहाँ पर आने के बाद अब अपनी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी इम्यून वहाँ पर उस जंपसूट में खत्म हो चुकी थी। इसलिए अब वो जल्दी से यहाँ पर आने के बाद पहले तो अपने जंपसूट को उतारते हैं ताकि उन्हें सच में यहाँ पर थोड़ा सा आराम मिल सके, क्योंकि अब इस केव में आने के बाद अब उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी तो महसूस हो रही थी। और अभी से जब वो यहाँ पर निकालते हैं तो अब वो अपने चेहरे के ऊपर से भी अब उन मास्क को हटा देते हैं। जैसे भी मास्क को हटाते हैं तो इनके सांस में सांस आती है। और इधर अब ये यहाँ पर क्योंकि इन्हें साथ अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। एक तरफ जहाँ पर ये सभी रिलैक्स कर रहे थे तो जहाँ एक तरफ भूमिका की आंखों में अभी तक रोहित के लिए चिंता थी कि उन सब के आने के बाद रोहित अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है, क्या सच में रोहित अभी भी उसे
शख्स के साथ फाइट कर रहा है। ये बात रोहित को क्यों नहीं पता है? अरे रोहित ने भी तो सेम वही जंपसूट पहना हुआ ना, तो अभी तक तो रोहित को आ जाना चाहिए था। क्या इसके बारे में मैं अनिका से बात करूं? मुझे अब रोहित की हर एक बीतते पल के साथ काफी चिंता हो रही है। जहाँ भूमिका भी रोहित को लेकर काफी चिंता कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अब्बास, जो कि अभी यहाँ पर इस केव में अपने टीम के साथ था तो जरूर गए थे, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज थे। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब इंस्पेक्टर अब्बास के इस चेहरे को देखकर अब यहाँ पर अर्जुन सिंह से रहा नहीं जाता और अब अर्जुन सिंह पूछते हैं, सॉरी सर, लेकिन आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं क्या? किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं क्या? इधर अब उसकी इस बात को सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास के मन में सब बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन अभी वो अर्जुन सिंह के सामने कुछ भी नहीं कहते और वो यहाँ पर नाम में अपना सिर हिला देते हैं। इधर इंस्पेक्टर अब्बास की इस नाक को देखकर अब अर्जुन सिंह भी अपने बाकी सदस्यों के साथ जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अब्बास अब भी वहीं पर ही खड़े थे। वो भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि जब सेम जंपसूट यहाँ पर उन्होंने पहना था और सेम जंपसूट यहाँ पर रोहित मारवा ने पहना था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी जंपसूट में जो उनकी इम्यूनिटी थी वो इतनी जल्दी खत्म हो गई और अभी भी रोहित मारवा के जंपसूट में इम्यूनिटी अभी भी इतनी हाई क्यों है? क्योंकि हम तो जल्दी ही वहाँ पर अपनी इम्यूनिटी को हमने वहाँ पर खो दिया था। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहित मारवा वहाँ पर अपनी जाव को दांव पर लगा कर उसके साथ फाइट कर रहे हो, क्योंकि अगर देखा जाऊँ तो जंपसूट तो सारे एक जैसे ही थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि उसके जंपसूट में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा हुआ था। वेट कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह का कोई भी खतरा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बचाने के लिए रोहित मारवा ने अपनी जाव को दांव पर लगा दिया हो? नहीं तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जो जहरीली हवा वहाँ उस जंगल में फैल रही है, जिससे ना जाने कितने ही लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और रोहित मारवा को तो अभी 15 मिनट से भी ज़्यादा समय हो गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पॉइजनस गैस का रोहित मारवा के ऊपर अभी तक कोई भी असर ना हुआ हो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक तरफ जहाँ इंस्पेक्टर अब्बास भी अब रोहित को लेकर काफ़ी चिंतित हो गए थे, उन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रोहित मारवा ठीक है या नहीं, या फिर कोई ऐसी बात है जिससे उस गैस का असर रोहित के ऊपर नहीं हो रहा है। वरना रोहित वहाँ पर अभी तक उसके सामने मौजूद क्यों है? वो अभी तक वहाँ पर फाइट के लिए क्यों खड़ा हुआ है? उसे भी अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। जहाँ पर भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास दोनों रोहित के लिए चिंतित थे, तो वहीं दूसरी साइड यहाँ पर रोहित अभी भी उस मिस्टीरियस मैन के साथ फाइट कर रहा था, और रोहित को इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर अब अनिका जब ये सब देखती है तो अब अनिका को रोहित के ऊपर शक हो जाता है। अनिका भी यहाँ पर रोहित को लेकर काफी चिंतित हो जाती है, और अब अनिका महसूस करती है जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टर मारवा के साथ गलत हुआ है, अदरवाइज मिस्टर मारवा अभी तक उसके साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। और ये सब सोचते हुए अनिका की धड़कनें अब काफ़ी तेज हो रही थी, क्योंकि अनिका भी जानती थी हर बार रोहित के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसी दुर्घटना हो जाती थी जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के से काफ़ी समय तक दूर भी रहना पड़ता था, या रोहित की सिचुएशन ऐसी होती थी कि उसके बॉडी पर बहुत सारे जख्म होते थे। हालांकि भले ही उसकी बॉडी जल्दी ही हील हो जाती थी, लेकिन अब रोहित के बारे में सोचकर अब वो यहाँ पर काफ़ी टेंस्ड में आ जाती है। और अब वो यहाँ पर अब रोहित के बारे में सोचकर ही अब वो यहाँ पर घबरा कर अब राजीव गुलेरिया को कहती है, अंकल प्लीज आप एक बार यहाँ पर संभालिए। अब इसका क्या अगला क्या स्टेप होगा, आप प्लीज ये सब संभालिए। क्योंकि अनिका अभी भी यहाँ पर राजीव गुलेरिया के साथ अब उसी एंटीडोट के ऊपर काम कर रही थी, ताकि जल्द से जल्द वो यहाँ पर जो भी ये जहरीली गैस यहाँ पर फैल रही थी, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। तो इधर अनिका की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, वट अनिका, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कहीं जा रही हो क्या? राजीव की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका हाँ में सिर हिलाती है। तो इधर अनिका क्योंकि काफी हड़बड़ी में थी, तो इधर राजीव गुलेरिया कहते हैं, देखो अनिका, अगर तुम बाहर जाने की सोच रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लिए अभी बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि बाहर काफी जहरीली गैस है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी बाहर जाना चाहिए। और वैसे भी हमें जल्द से जल्द अपने इसका
एक्सपेरिमेंट पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमें बाकी लोगों को भी तो बचाना है और ये तुम भी जानती हो हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। राजीव गुलेरिया की इस बात को सुनकर अनिका एक पल के लिए वहाँ रुकती है और अब कहती है, आई नो राजीव अंकल कि हमारे लिए ये एक्सपेरिमेंट कितना जरूरी है। इवन उन सब लोगों को बचाने के लिए हमें ये हर हाल में पूरा करना ही होगा। लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट अगर मैं अभी नहीं गई तो शायद मैं फिर कभी मिस्टर मारवा को नहीं बचा पाऊंगी। आप खुद ही देखिए, वो भी तक कैसे उस मिस्टीरियस मैन के साथ फाइट कर रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि वो 15 मिनट से ज़्यादा उसके साथ फाइट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है। उसके बाद भी रोहित वहाँ पर, मिस्टर मारवा वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्या सच में वो पागल तो नहीं हो गए? हाँ, अब इसलिए मुझे ही ये सब करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ अब आगे जो भी स्टेप फॉलो करना है उसे तब तक आप कीजिए। और ये कहते हुए अब यह अनिका जल्दी से वहां से बाहर निकलकर अब अनिका रोहित को प्रोटेक्ट करने के लिए उधर रोहित की तरफ भागने लग जाती है। इधर अनिका की इन बातों को सुनने के बाद अब राजीव गुलेरिया को भी काफी हैरानी होती है, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस तरह से गई है तो इससे अनिका भी उससे इन्फेक्टेड हो सकती है। ये अनिका की जान के लिए भी काफी जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए राजीव यहाँ पर काफी कोशिश करता है कि वो अनिका को यहाँ से बाहर जाने से रोक ले। लेकिन अनिका यहाँ पर इतनी जल्दी में थी कि अनिका राजीव की किसी भी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती और वो यहाँ पर सीधा रोहित को बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ती है। अनिका यहाँ पर अपनी इतनी फुर्ती में थी कि अनिका को एक पल के लिए सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि उसे बस अपनी आंखों के सामने सिर्फ रोहित ही दिखाई दे रहा था, जो कि अभी भी उस शक्तिशाली आदमी के साथ फाइट कर रहा था। और इस वक्त अनिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर रोहित अपनी किसी भी चीज से अपनी जान को जोखिम में डाले। हालांकि वो भी जानती थी कि इस मिस्टीरियस मैन के साथ फाइट करना रोहित के लिए बहुत ही जरूरी है और शायद रोहित अपना काम ही कर रहा है। लेकिन अब उसे उसकी जान की काफी चिंता हो गई थी। अनिका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इधर पीछे से राजीव गुलेरिया बस यहाँ पर चिल्लाता ही रह जाता है और अनिका वहाँ से निकल जाती है। एक तरफ जहाँ पर अनिका रोहित को बचाने के लिए वहाँ से निकलकर रोहित की तरफ ही दौड़ पड़ी थी, तो इधर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा जो कि यहाँ पर अभी अपनी स्केव में ही थी। स्वाति मल्होत्रा को अब तक पता तो चल चुका था कि रोहित और अनिका इधर ही आए हुए हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोहित ने उस मिस्टीरियस मैन के ऊपर हमला कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अपने सिस्टम से सब कुछ देख रही थी, उसकी पूरी की पूरी नज़र अब यहाँ पर उसी मिस्टीरियस मैन और उन तीनों स्टैचू के ऊपर थी। जिसमें वहाँ पर जब स्वाति मल्होत्रा स्क्रीन की तरफ टाइमिंग में देखती है तो वो देखती है कि यहाँ उसकी इम्यूनिटी अब खत्म हो चुकी है। तो इसलिए स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर भी सेम वही डर था जो कि अभी कुछ समय पहले अनिका के चेहरे पर था। स्वाति मल्होत्रा को भी अब लगने लगता है कि अब रोहित वहाँ पर अब अपनी जान की बाजी लगाकर उसके साथ फाइट कर रहा है, इसलिए उसे अभी के अभी यहाँ पर आ जाना चाहिए था। लेकिन ये लड़का कर क्या रहा है? अब रोहित की इस हरकत को देखकर स्वाति मल्होत्रा खुद हैरान थी। स्वाति मल्होत्रा भी नहीं चाहती थी कि रोहित को इस मिशन में यहाँ पर कुछ भी हो, इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा भी फैसला लेती है अब शायद उसे ही कुछ करना होगा। इधर स्वाति मल्होत्रा जब ये सब देख रही थी तो वहीं उनके पीछे खड़े यहाँ पर बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम ये क्या है? क्या सच में रोहित मारवा क्या सच में पागल हो गए हैं क्या? अरे इन्हें अपने बारे में तो सोचना चाहिए। और वैसे भी ये तो देखा ही जा रहा है कि जब वो उनके साथ फाइट कर रहे हैं तो ये गैस तो और भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। वो इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके साथ फाइट क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें सच में अपनी और अनिका कि इनकी किसी की भी चिंता नहीं है? मैं मानता हूँ कि सच में वो बहुत ही बहादुर हैं जो इतने शक्तिशाली आदमी के साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, वो कितना गलत कर रहे हैं। अरे उन्हें उनके साथ फाइट करते हुए कितना समय हो गया है। अगर वो ऐसे ही उनके साथ फाइट करते रहे तो ये जहरीली गैस जल्द से जल्द उनके लंग्स तक पहुँच जाएगी और फिर शायद उन्हें बचाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शायद फिर हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज मैडम आप कुछ करिए ना। बूढ़े बाबा की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा और भी हैरान हो जाती है। उसे भी बस अब रोहित की चिंता ही हो रही थी और अब स्वाति मल्होत्रा उनको जवाब देते हुए कहती है, हाँ राघव, तुम सही कह रहे हो। सच में मुझे इस वक्त रोहित को बचाने के लिए जाना चाहिए।
मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। हालांकि रोहित कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन उसे देखकर मैं इतना तो जरूर कह सकती हूँ कि जरूर उसके साथ फाइट करते हुए उसके दिमाग में कुछ तो जरूर चल रहा है, जो उसने ये फैसला लिया हुआ है कि वो उसके साथ फाइट करेगा। अदरवाइज ये तो हमने भी देखा था कि जब एनी और आकांक्षा उसके साथ फाइट करने गई थी, तब भी वो गैस कैसे बढ़ रही थी, और इसलिए हमने डिसीजन लिया था कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाया जाए। लेकिन ये चीज़ तो आई थिंक रोहित को भी पता चल ही रही होगी, क्योंकि एनी और आकांक्षा के मामले में तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो दोनों रोबोट थी, इसलिए वो इस चीज़ को नहीं भाप सकती थी। लेकिन रोहित तो खुद एक ह्यूमन है, तो क्या ये चीज़ अभी तक उससे कैसे छिपी रह सकती है। मुझे भी अभी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और अगर रोहित इस चीज़ के बारे में जानता है कि ये गैस और भी दुगनी तेजी से फैल रही है, तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा है। इस चीज़ ने तो सच में मुझे भी परेशान कर दिया है। अब तो शायद मुझे ही उसे बचाने के लिए जाना होगा।